हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उस पे आए हुए जीएस के सारे क्वेश्चंस। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी बताएंगे, और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इससे आपको एक पहचान मिलेगी, इससे आप समझ पाएंगे कि 2021 में किस प्रकार के प्रश्न बनने थे और 2026 में किस प्रकार के प्रश्नों की बनने की संभावना होगी। तो हम वक्त न जाया करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध कूड़ा फेंकता है ना, यदि कोई पब्लिक प्लेस है और उस पब्लिक प्लेस पर अगर कोई कूड़ा यानी कि कोई भी अगर गंदा करता है पब्लिक प्लेस को, तो उस पर जो है तुम्हारा उसके अधिनियम के तहत किस धारा के तहत आपको दंड दिया जाता है ये आपने बताना है। 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है तो इसका सही जवाब होगा भारतीय दंड संहिता की यानी कि आईपीसी की धारा 177 के तहत। आईपीसी की धारा 177 सॉरी 277 इस पे लगती थी, लेकिन अब आप सभी को पता होगा कि अब बीएनएस है। अब आपके पास में क्या है? बीएनएस। बीएनएस तो बीएनएस की धारा 149, ध्यान रखना 149। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कुछ भरना होगा, है ना। यहाँ पर आपको कुछ भरना होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, और आपसे पूछा है कि फलस्वरूप वन्य जीव संशोधन अधिनियम कब 2013 पारित किया गया। किस कानून के फलस्वरूप वन्य जीव अधिनियम वो पारित किया गया था, ये आपने बताना है। किस कानून के तहत वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था, यहाँ पर आपको भरना होगा। नेक्स्ट प्रश्न 2021 का है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूएपीएफ यानी कि सीआईटीआई के द्वारा जो था 2013 का वो कानून पारित किया गया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक बार नहीं 50 बार पूछा हुआ है। इसका सही जवाब होगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, न्यायमूर्ति रंगनाथ सिंह भारतीय मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे पहले क्या थे? कमिश्नर थे, यानी कि चीफ ऑफ कमिश्नर, अध्यक्ष थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। लिविंग विल, लिविंग का मतलब आप समझ रहे होगे ना, लिविंग में कई बार नहीं कपल्स लिविंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिविंग विल की अवधारणा पर सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया कि आप लिविंग में रह सकते हैं, यानी कि एक लड़की और एक लड़का एक रूम पे लिविंग में रह सकते हैं बिना शादी किए हो। यानी कि शादी के बाद जब आप रहेंगे तो वो तो शादीशुदा वैवाहिक जीवन हो गया, लेकिन बिना शादीशुदा जीवन के भी आप लिविंग में अगर रहना चाहते हैं कि हम बिना शादीशुदा जीवन में भी लिविंग में रहेंगे, तो इसके लिए पुख्ता कानून है, इसके लिए सारी व्यवस्था है भारतीय न्याय प्रणाली में। ये आपको बतानी होगी कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में दिया था। ए और बी दोनों केस सही हो गए या फिर कॉमन केस बनाम भारत संघ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉमन केस वर्सेस भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट पे एक मामला आया था, कॉमन केस एक संस्था थी, भारत संघ के खिलाफ ये मुकदमा लड़ा गया, और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कपल्स होते हैं वो बिना भी वैवाहिक जीवन के एक रूम में एक छत के नीचे लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे फिर फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रहा है, आपको यहाँ पर भरना होगा कि के मामले में, किसके मामले में, ये आपसे पूछा हुआ है किसके मामले में आप निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि कि कई कई निर्णय बाध्यकारी नहीं माने जाते। किसके मामले में यह पूछा गया था कि कई ऐसे निर्णय होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाध्यकारी नहीं माने जाते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 में ये प्रश्न आया था, लेकिन ऐसा मुझे अनुमान है कि 2026 में बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई प्रश्न बनेगा। काफ़ी रेयर होगा कि ऐसा कोई प्रश्न बने। 2017 में आया था, क्योंकि आपको भी पता होगी 2017 की जो शिफ्ट थी वो काफ़ी टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल बिहार। इसका सही जवाब क्या होगा? बंगाल राज्य सही जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शंस गलत होंगे, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बनाम राज्य होगा, ध्यान रखना, बनाम बिहार राज्य। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लेना एक बार, इस चीज़ को आपने याद कर लेना है, इस चीज़ को आपने याद कर लेना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में आपसे पूछा है कि राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करते हैं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक आप देख रहे हो कि आयकर अधिनियम 1961 से भी पूछा हुआ है, डीटीएए, इसका फुल फॉर्म आपने बताना है कि डीटीएए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ऐसे एक प्रश्न फुल फॉर्म से 100% 2026 में भी पूछा जाएगा। तो इस डीटीएए का फुल फॉर्म होगा डबल टैक्स अवॉइडेड एग्रीमेंट, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डबल टैक्स अवॉइडेंट एग्रीमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं, हम 40 के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न एमबी एक्ट का मिल रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट। चलिए, बड़ा खूबसूरत प्रश्न है और बेहद इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, श्योर है 100% ही आएगा, 100% आएगा। 2017 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया, 2021 में भी सेम टू सेम आया और सेम टू सेम आपको 2026 में भी मिलेगा। प्रश्न क्या है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, आपको पता होगा कि 2019 का जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो अधिनियम में संशोधन किया गया वो अभी तक का सबसे बड़ा संशोधन था। इसके तहत यातायात नियमों के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी को ड्राइव करता है तो उस पर कितने रुपए का फाइन चार्ज होगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसका सही जवाब होगा 5,000। अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी को ड्राइव करता है तो 5,000 रुपये का तो जुर्माना होगा, 6 महीने तक की जेल अथवा दोनों हो सकते हैं और 6 महीने के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक, ये नए कानून 2019 के संशोधन के बाद की बात है। इससे पहले अगर विदाउट डीएल आप गाड़ी चलाते हैं तो 1,000 रुपये का चालान था। ठीक है, और यहाँ पर चालान पूछेगा तो 5,000 रुपये का चालान। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार से भी आ चुका है कि संयुक्त प्रांत, एक चीज पढ़ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि में निम्नलिखित में से किस वर्ष में परिवर्तन किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है और ये हर बार आया है, इसके इस बार आने की भी संभावना बहुत तेज है। अच्छा, भ्रष्टाचार के लिए भारत में भी कानून बने, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड भी भ्रष्टाचार बहुत होता है। इसलिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी बनाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना सके, भ्रष्टाचार से लड़ सके और भ्रष्टाचारियों को सजा भी दे सके। इसलिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी बनाई। तो आपसे पूछा गया कि उस अंतर्राष्ट्रीय मंच का के साथ त्रुटि या फिर संधि या फिर यूं कहो कि उस अंतर्राष्ट्रीय मंच का हिस्सा भारत कब बना, भारत उस अंतर्राष्ट्रीय मंच का हिस्सा कब बना, ये आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत उस मंच का हिस्सा बना था 1803 में। जब हम आज़ाद भी नहीं थे तब हम उस मंच का हिस्सा बन गए थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी जो मुहिम छेड़ी थी वर्ल्ड ने, हम उसका हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी तस्करकार मुखिया के खिलाफ कार्रवाई को क्या कहा जाता था। अच्छा, 1925 से पहले क्या होता था कि जो मुखिया होता था, जो खरीदार होता था, जो जमीन और जो भू संपत्ति को, जमीन को बेचता था, ये सारी चीजें जो करवाता था, उसको अगर उसने मान के चलिए कि कोई फ्रॉड जमीन का लेन देन आपस में व्यापार या फ्रॉड जमीन का उसने स्थानांतरण करवा दिया उस मुखिया ने, कस्तकार उसी को बोलते हैं, जैसे कि हम आज देसी भाषा में नहीं बोल देते बिचौलिया, जो जमीन को कई बार आपसे किसी और को, प्रॉपर्टी डीलर जिसको आप बोलते हो, है ना, मेनली शब्द आज का हम 2026 में इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी डीलर। तो उस समय 2025 से पहले भी प्रॉपर्टी डीलर थे। तो अगर 2025 से पहले कोई प्रॉपर्टी डीलर है और मान लीजिए कि उसने कोई विवादित जमीन को बिचवा दिया या फिर कोई ऐसी जमीन जो सरकार की थी और उसने किसी प्राइवेट हाथ में दे दी या फिर किसी प्राइवेट हाथ की जमीन को सरकार में दे दी, यानी कि किसी भी प्रकार का भू से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई भी फ्रॉड काम करता है तो उसके खिलाफ पहले जो है कार्रवाई, खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, है ना। तो ये आपसे पूछा है कि ये सामान्यतः किसका रूप है। तो इसका सही जवाब होगा प्रमुख किराएदार। ये किसका रूप है? प्रमुख किराएदार। ये प्रश्न अभी तक तो नहीं बना किसी भी 2017 में, 2021 में अभी तक तो नहीं बना, और लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बन भी सकता है। अभी तक ना ही ये 2017 ना ही 2021 किसी में भी अभी नहीं आया।
11वां प्रश्न देखिए, भारतीय संघ के भारतीय राज्यों की सीमाओं में महज एक प्रकार का राजस्व अभिलेख है जो किससे संबंधित है। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है कि भारतीय संघ के यानी कि जो इंडियन टेरिटरी है उसके भीतर राज्यों की जो सीमाएं हैं उस प्रकार का राजस्व अभिलेख है। जो हमारा राजस्व आता है हमारी टेरिटरी से, हम उसको किस रूप में जानते हैं आपने बताना है। एक गांव या गांवों का समूह, ये सही जवाब इसका होगा, एक गांव या फिर गांवों का समूह। एक से अधिक गांव यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, एक गांव से अधिक गांव, है ना। एक गांव या फिर गांवों का समूह। इस फिलिंग ब्लैंक में आप क्या भरोगे, तो भारतीय संघ के भीतर राज्यों की सीमाओं में महज एक प्रकार का राजस्व अभिलेख है जो एक गांव या फिर गांवों के समूह से संबंधित है। इस चीज को आप सेम टू सेम रट के चले जाना। ये प्रश्न 2021 में 2 शिफ्टों में आया हुआ है, तो इस बार इसकी प्रबल संभावना है कि ये प्रश्न बनेगा बनेगा। आइए 2021 का एक और प्रश्न देख लें, प्रश्न नंबर 12, और ये हमारा संविधान से संबंधित है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को मूल संविधान में संप्रभुता की परिभाषा में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था। अच्छा, आपको बताना है कि संप्रभुता की परिभाषा जब दी गई तो उसमें से किस शब्द का प्रयुक्त जो है दो 1949 में नहीं था, यानी कि मूल संविधान में वो शब्द हमने नहीं लिखा था, ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो हो ये हमने बाद में अमेंडमेंट करके यानी कि संविधान में संशोधन करके जोड़ा, मूल संविधान का हिस्सा नहीं। गणतंत्र हमारा मूल संविधान का हिस्सा है, स्वतंत्रता मूल संविधान का हिस्सा, और राज्य की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष को हमने क्या किया, अमेंडमेंट करके जोड़ा, मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया था। 13वां प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कृषि मामले में गिरफ्तारी और निरोध से किसके संबंध में है। ठीक है, अब आपको एक अनुच्छेद बताना होगा जो कृषि मामले से संबंधित गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव होता है। हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को ही बोल देते हैं निरोध, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन को ही क्या बोलते हैं, निरोध प्रक्रिया हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को बोलते हैं कि भैया निवारक निरोध में किसी को ले लिया, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून में ले लिया किसी कृषि मामले को। तो आप याद रखना, कृषि मामला हो या किसी प्रकार का कोई मामला हो, अनुच्छेद 22 कहता है कि हमें हर प्रकार के मामले में स्वतंत्रता है। यानी कि इसमें कुछ चीज़ें डिसाइड की गई कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, किसी भी पर्सन को पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया, तो एक बात, सबसे पहले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। दूसरी बात, जो अपराधी होगा जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा, वो अपराधी किसी भी तरीके से अपना मनपसंद का वकील चुन सकता है। तीसरी बात क्या होगी कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये तो ठीक बात हो गई। दूसरी बात, परिवारजनों से मिलने की इच्छा अगर वो जाहिर करता है तो आप मना नहीं कर सकते। तीसरी बात ये हो जाएगी। चौथी बात ये हो जाएगी कि अगर कोई महिला अपराधी है जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना है, अगर कोई महिला है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन पर सिर्फ एक महिला कांस्टेबल या महिला दरोगा या फिर महिला ही पुलिस अधिकारी लेगी। पुरुष अधिकारी उसका गिरफ्तारी, उसका डिटेंशन नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी ली है जिससे आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देती है, ताकि पुलिस अपनी मनमानी आपके सामने ना कर पाए। पुलिस मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, 24 घंटे के अंदर मैं आपको एक और बता दूं, 24 घंटे के अंदर अगर आपको पुलिस थाने पे 24 घंटे तक रखती है तो पुलिस को आपका मेडिकल हर 24 घंटे में करवाना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो अनुच्छेद 22 पे लिखी हुई है, आपने पढ़ा होगा, बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 22 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए अब बढ़ते हैं 14 की तरफ, और ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है, 2017 में आया हुआ है। 2021 का तो मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन 17 में ये प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26, यहाँ पर अनुच्छेद 26 की चर्चा हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी गई है। मेनली आपसे ये पूछा गया है कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक और धर्मांध संस्थाओं को स्थापित करना व संचालित करने का अधिकार है। अच्छा, ये क्या कहता है कि धर्म से संबंधित कोई भी अगर आप संस्था खोलना चाहते हैं, जैसे भारत के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है मदरसे, मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म मदरसे खोलता है, सरकार मदरसे खोलने के लिए मना नहीं करती। आप मदरसे के अंदर या फिर आप गुरुद्वारा खोलते हैं तो सरकार मना नहीं करती। बट हाँ, गुरुद्वारा हो, मदरसा हो, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, सरकार आपको खोलने के लिए मना नहीं कर सकती। लेकिन सरकार विरोधी, देश विरोधी गतिविधियां वहां पर ना हो रही हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी शिक्षण संस्थान हो।
आप अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करिए, उनको बताइए, लेकिन सरकार और भारत सरकार या फिर किसी भी प्रकार का पब्लिक लोक कल्याण के हित के या लोक कल्याण को बाध्यकारी जो अगर फैसले होंगे वो आप नहीं ले सकते, आप दंगा फसाद नहीं कर सकते, बाकी आप धार्मिक शिक्षा दीजिए। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि अगर कोई धर्म के पाठ के लिए अगर कोई संस्था खोलना चाहता है तो आप आराम से खोलिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा अनुच्छेद 45 के बारे में कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बालिकावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए कितने वर्ष तक बच्चे रहते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 45 पे लिखा है कि कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ तो किस उम्र तक उसके लिए फ्री शिक्षा होगी, यानी कि किस उम्र तक उसको सिर्फ और सिर्फ खाने, पोषक तत्वों का और शिक्षा का अधिकार होगा। तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। यानी कि जब तक 6 वर्ष तक का बच्चा है उससे आप कुछ भी नहीं करवा सकते, उसको पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे। मिड डे मील व्यवस्था आप ध्यान रखना, मिड डे मील जो चली हुई थी, मिड डे मील है ना, ये मिड डे मील क्यों चलाई गई थी? ये मिड डे मील इसीलिए चलाई गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार मिड डे मील लेकर के आई कि 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको पोषक तत्व मिले, उनको भरपूर शिक्षा मिले, उनको माँ बाप का प्यार मिले। तो जिनके माँ बाप नहीं होते उनके लिए हमने क्या भी खुलवाए, गवर्नमेंट क्या करवाती है, जो है बालकों के लिए जिनके पास कुछ नहीं, अनाथालय भी खुलवाती है कि आप बच्चे आए, वहाँ पर रहेंगे, उनको पोषक तत्व दिए जाएंगे, बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, भारत के कल्चर को सिखाया जाएगा, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आप सभी को पता होगा कि मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था। इमरजेंसी, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद भारत की जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलने लगी, तो इंदिरा गांधी मौलिक कर्तव्य अपने आप इमेज सुधारने और अब जो प्रेशर इस देश में चल रहा था, आंतरिक विरोध जो चल रहे थे उसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी क्या लेकर के आई थी, मौलिक अधिकार लेकर के आई थी। और इसका आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 42वां, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इस पे मौलिक अधिकार लेके आई थी। अब आपको कमेंट करके ये बता देना है कि भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, और कमेंट में ये भी बता देना कि जो लास्ट वाला मौलिक अधिकार है, यानी कि लास्ट मौलिक अधिकार है, अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो किसके गवर्नमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, मैं इतना तो बता देता हूँ कि वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जुड़वाया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उन्होंने जुड़वाया था। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि किस वर्ष लास्ट वाला जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो जोड़ी गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर तो लिमिटेड होंगे ना, मैंने मान लिया कि 200 में से 90 कैबिनेट मिनिस्टर है और बाकी के जो बचे 110 मिनिस्टर ये सामान्य मिनिस्टर होंगे। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ध्यान देना, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हम इनको सरकारी मिनिस्टर कहते हैं। ये क्या होते हैं, सरकारी मिनिस्टर कहते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर कोई बिल लेकर के आएगा हम उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी बिल लेकर के आ जाए हम उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन अगर कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है वो अगर सांसद कोई बिल लेकर के आएगा तो हम उसको निजी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, निजी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, निजी विधेयक कहते हैं। कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कोई भी मिनिस्टर बिल लेकर के आता है हम उसको निजी विधेयक कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि एक कैबिनेट मंत्री के अलावा अगर कोई बिल लेकर के आए हम क्या उस विधेयक को बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, निजी विधेयक बोलते हैं। और यही अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर लेकर के आता तो हम उसको क्या बोलते, तो हम उसको सरकारी विधेयक बोलते, तो हम उसको धन विधेयक भी बोल सकते थे, है ना। और यहाँ पर उप विधान इसका तो कोई मतलब ही नहीं, यानी कि ये तो क्वेश्चन एलिमिनेट ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें अगर आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होगी। अच्छा, विधानसभा का ही मुखिया, तो आप बोलोगे कि भैया सीएम चीफ मिनिस्टर किसका होता है, विधानसभा का ही तो होता है, नेता तो विधानसभा का ही होता है ना। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या फिर नेता, ये विधानसभा के ही तो होते हैं। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, कम से कम 25 वर्ष, यानी कि आप 25 वर्ष के अगर हैं तो आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं तो यानी कि राज्य विधानसभा के आप सदस्य भी बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 25 वर्ष विधानसभा। लेकिन अगर विधान परिषद पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो फिर बात कहानी बदल जाएगी।
फिर होगा 30 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो आप कह दोगे 25 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो फिर आप कह दोगे 30 वर्ष। ठीक है, चलिए। और ये प्रश्न, इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये घिसा पिटा हो चुका है, बहुत पुराना प्रश्न ये बन चुका है, अब बहुत कम चांस होते हैं ऐसे प्रश्नों के। देखिए, अब हम आते हैं राज्य विधान सभा कुछ प्रकार के विधेयकों को राज्य के राष्ट्रपति विचारार्थ, यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विचार के लिए बिल को छोड़ देते हैं। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए कुछ बिल छोड़ देते हैं। तो यही आपसे पूछा गया कि वो बिल कौन छोड़ता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राज्यपाल। देखो सारी कहानी मैं बताता हूँ। जैसे कोई राज्य है, स्टेट है ना, अब इस स्टेट में मान लीजिए कोई बिल बना, तो बिल कौन बनाएगा? विधानसभा और विधान परिषद मिलकर बिल बनाएगी। अच्छा, बिल बनने के बाद में फाइनल बिल तभी माना जाएगा जब वहाँ के जो गवर्नर होंगे, गवर्नर के साइन होंगे, तभी बिल फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा बिल बन गया जो गवर्नर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिल में हमें साइन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, उस बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देता है। यानी कि उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देगा कि जी भैया राष्ट्रपति आप ही बताइए कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। तो यही आपसे पूछा गया है कि राज्य का कोई भी बिल राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए कौन रख सकता है, तो वो राज्यपाल ही रख सकता है, ना ही मुख्यमंत्री और ना ही कोई अन्य एमएलए। वो कौन रखेगा? वो राज्य का राज्यपाल ही ऐसा एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के लिए कोई भी बिल को जो है सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, अब 20वां प्रश्न देखिए, जिला योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न काफी ठीक है, अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, कहा भी नहीं जा सकता। ये अभी तक तो नहीं आया कि जिला योजना समिति, जिले के अंदर कोई भी योजना आती है उसके लिए एक समिति होती है, उस समिति का गठन जो होगा वो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो सही जवाब होगा राज्य की विधायिका के द्वारा। अब राज्य की विधायिका का मुख्य कौन होगा? सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री। अब यही तो चुनेगा। जिला नियोजन की जो भी समितियां होंगी उसका गठन मुख्यमंत्री ही तो करेगा, है ना। ये राज्यपाल के हाथ में नहीं, ना ही जिला कलेक्टर तो देखिए कुछ कर ही नहीं सकता। उप विकास आयुक्त ये बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की विधायिका, तो राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर के सिर्फ अकेले तो नहीं कर सकते, राज्य की विधायिका ही करेगी। मुख्यमंत्री अकेला चाहे कि मैं कर दूं तो नहीं कर सकता। चलिए, 21वां देखिए जो कि भारत की वन संपदा से है। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये दोनों साल प्रश्न पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण, कि जो भारत का वन है अखिल भारतीय सेवा के रूप में उसको कब बदला गया। अखिल भारतीय सेवा का मतलब कि जो भारत का वन है उसके अंदर जितने भी सेवार्थ होंगे, जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो भारत सरकार के ही होंगे, प्राइवेट सेक्टर के नहीं होंगे। ऐसा नियम कब बनाया गया आपसे पूछा है, तो 1966 जहां भी दिख जाए, 1966 एकदम टिक मार देना और 2.5 नंबर जीत के चले आना। कहीं भी 1966 मिल जाए, टिक मारना, 2.5 नंबर आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए 22वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो निवारक निरोध मामलों में हस्तक्षेप को रोकता है? ये मैंने आपको पहले अभी बताया था, 22वां है। 22वां मैंने आपको बताया कि 22 अनुच्छेद 22 क्या करता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। लेकिन निवारक निरोध के लिए रोकथाम कौन करेगा? तो जहां भी आपको 329 यानी कि 329 अनुच्छेद मिल जाए, देखिए कहीं पर है ऑप्शन नंबर बी, बस आपको अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर बी मार देना है, अनुच्छेद नंबर 329 मार देना है और आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना, उस पर 2.5 नंबर आपको जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 नंबर आपने जीत लिए सिलेक्शन की ओर। तभी आप बढ़ोगे जब 2.5 यानी कि 1 नंबर 2 नंबर का भी आप वैल्यू रखोगे तभी सिलेक्शन के करीब जाओगे। अगर आपने 1-2 नंबर को ऐसे ही छोड़ दिया कि चलिए 1 नंबर ही तो था, तो लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से रुकेगा, लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन 2.5 नंबर से रुकेगा, लाखों बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन आधा नंबर से भी रुकेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस 1 नंबर की उतनी है जितना एक एग्जाम की, जितने एक साल की इंपॉर्टेंस है। चलिए 23, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? अच्छा, संसद को कानून बनाने की एक विशेष शक्ति भी प्राप्त है। किस विषय पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विषय है जिसमें भारतीय संविधान राज्य का भी कानून बना सकता है और उसको विशेष परिस्थिति में कानून बनाने का हक भी है? तो भैया सीधी बात है, एक ही ऐसा सब्जेक्ट बचता है, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में दोनों बना सकते हैं,
पुलिस व्यवस्था में तो भैया दोनों राज्य ही बनाएगा, मेनली पुलिस व्यवस्था। कृषि में राज्य ही बनाएगा, लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राज्य नहीं, जिसमें स्टेट बना, सेंट्रल बनाएगा, सॉरी इसमें क्या बनाएगा, सेंट्रल, यानी कि केंद्र ही कानून बनाएगा। ध्यान देना, केंद्र ही कानून बनाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में केंद्र ही कानून बनाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में केंद्र ही कानून बनाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में, सॉरी, केंद्र ही क्या करेगा, कानून बनाएगा। एक बायोलॉजी का प्रश्न आया है यहाँ पे, माइक्रोटॉक्सिन, माइक्रोटॉक्सिन, ठीक है, माइक्रोटॉक्सिन ये क्या है? माइक्रोटॉक्सिन आपसे पूछा गया है कि ये क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन तो नहीं दिए। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर लिख लेना, कवक। ऑप्शन सी लिख लो, कवक, कवक। और ऑप्शन डी यहाँ पर लिख लेना, चूंकि यहाँ पे एक टाइप एंड मिस्टेक है, जीवाणु, जीवाणु। अब बताओ, चलो प्रश्न बताओ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैं बता दूं, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, कवक। माइक्रोटॉक्सिक क्या प्राप्त करता है, तो ये कवक है। ये क्या है, एक कवक प्राप्त करता है। आपको बताना था इसको। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अब ये 25 आपका हुआ कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? यहाँ पर भी टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन ये मैं आपसे पूछूंगा। इन दोनों में ही है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, इन दोनों में ही है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों ही ऑप्शन में आंसर छिपा है। अब कमेंट पे आप बता देना। अगर इसका आपने कमेंट करके बता दिया तो मैं मानूंगा कि आप कट ऑफ के आसपास लाई करेंगे 100%। एक प्रश्न और भी आ गया, और ये भी हिस्ट्री से है कि 1840 में पंसारी मंडी की स्थापना किसने करी? ये प्रश्न जो होते हैं ना, जो हिस्ट्री के थोड़े से बहुत अंदर डीप घुस के प्रश्न आते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके मत जाना, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर बाहर से आता है आउट ऑफ सिलेबस तो आप फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको बताना कि 1840 में पंसारी मंडी की स्थापना हुई, वो कहाँ पर हुई? तो ध्यान देना, वो बॉम्बे में हुई। कहाँ पर? बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। कब हुई? 1840। कब हुई? 1840। ध्यान देना, कब हुई? 1840। कहाँ हुई? बॉम्बे। अच्छा, उस समय मुंबई नहीं था, उस समय बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी थी। ध्यान देना, उस समय मुंबई नहीं था, उस समय गुजरात और ये सारा एरिया मिलाकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। चलो, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब 27वां प्रश्न वेतन से आता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, अभी का मुझे बता दो। चलो ये मैं पूछता हूँ कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अभी के अध्यक्ष कौन है, मुझे बता दो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के एन के सिंह। कहाँ भी मिलेगा? एन के सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 15वें वित्त आयोग, फाइनेंस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2.5 नंबर आपका पक्का। अब ध्यान देना, अभी का वित्त आयोग पढ़ के जाना, एक प्रश्न 100% आएगा। अभी जो भी वित्त आयोग चल रहा है उसको पढ़ के जाना, एक प्रश्न श्योर आएगा, 100% आएगा। 28वां देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से किसे संपत्ति आधारित कर कहा जाता है? ऐसा कौन सा कथन है जिसे आप संपत्ति से आधारित कर बोलोगे, संपत्ति से आधारित टैक्स बोलोगे? तो सीधी सी बात है, कृषि को संपत्ति आधारित टैक्स बोल नहीं सकते। नगर निगर जो है नगम कर वो होता नहीं, उत्पाद शुल्क होता नहीं, वस्तु एवं सेवा कर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इकोनॉमी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी। वस्तु विनिमय अगर आपने पढ़ा, इकोनॉमी में एक चैप्टर है वस्तु विनिमय, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर ये होता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये टैक्स लगता है। चलिए 29, इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे इकोनॉमी में, कुछ हिस्ट्री में, तो इनको आप बहुत समझ के नहीं आना, बस आपने एक बार देख लेना, अपने सॉफ्ट कॉन्शियस माइंड में आपने एक बार सेव कर लेना है, और इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना, ठीक है। चलिए, भारतीय कंपनी को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से भुगतान करने के लिए कितना समय दिया जाता है? कि कोई भी अगर कंपनी है उसको एक नोटिस आई है, उस तारीख से उसको भुगतान करना, ये भी टैक्स से संबंधित है। मान लीजिए कि एक पार्ले कंपनी है, अब मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, पार्ले जी कंपनी आती है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। मान लीजिए इसने टैक्स नहीं दिया 6 महीने से, इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं दी इसने। अब जीएसटी के लिए इसको जो है ना, 1 मार्च को इसके पास में एक नोटिस डाला गया कि भैया जो भी आपकी पिछली जीएसटी है जो आपने नहीं भरी, वो जीएसटी आप भर दीजिए। तो आपसे ये पूछा गया कि किसी भी कंपनी को अगर नोटिस जिस डेट को जाएगा, उससे कितने दिन तक, उससे कितने दिन तक का उसको समय दिया जाएगा कि इतने दिन की मोहलत है, आप टैक्स भर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 60 दिन। कितना दिन? 60 दिन, यानी कि 60 दिन। अच्छा, कई बार प्रश्न में आपसे 2 महीने भी लिखे होंगे, 2 मंथ्स,
ध्यान देना 60 दिन या 2 मंथ्स भी लिखा होगा, तो ध्यान देना 60 मंथ यानी कि 2 महीने। नोटिस इशू करने से 2 महीने तक आप अपना टैक्स भर सकते हैं, ठीक है। 60 दिन का समय आपको दिया जाए। अब एक प्रश्न तो श्योर है, 2011 की जनगणना से बनेगा ही बनेगा, तो आइए इसको देखते हैं जरा क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? ये काफ़ी प्रश्न छोटा हो गया। मुझे लग रहा है कि 2026 में ये मुश्किल से बनेगा, बहुत कम, क्योंकि इसका तो सभी को पता होगा कि अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान। इसी पे सबसे छोटी जनसंख्या है। चलिए 2011 की बात है, और 2011 के बाद में अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो हमें वो जनगणना पढ़नी भी नहीं है, तो हम 2011 की पढ़ के चले जाएंगे। अब 31 देखिए, कौन सी सरीसृप, देखो बायोलॉजी आ गया, कौन सी सरीसृप की 3 में से कौन सा वर्ग आता है? अच्छा, इनमें से आपको बताना है कि सरीसृप कौन सा है, सरीसृप कौन सा है, इनमें से आपने बता देना है। सरीसृप किसको बोलते हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक ठाक सा है। सरीसृप किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना भैया, उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग जो होता है उसको सरीसृप बोलते हैं। अच्छा, उभयचर कौन होता है? मैंने एक ऑप्शन दे दिया, फ्रॉग। फ्रॉग, मेढक होता है ना, मेढक, ये कैसा प्राणी है? तो आप बोलोगे सर ये उभयचर है। ये लैंड पे भी रह लेगा और ये पानी पे भी रह लेगा, ये लैंड पे भी, पानी, ये दोनों जगह। अच्छा, पानी में और जमीन में जहाँ दोनों जगह सांस ले ले, दोनों जगह रह ले, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको उभयचर बोलते हैं। क्या मुझे कमेंट करके बताओ, फिश, मछली, क्या मछली उभयचर है? आप कमेंट करके बताइए, क्या मछली को हम उभयचर बोल सकते हैं? चलो अगला देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सत्य नहीं है? भारत में ऐसा कौन सा मौसम है जो सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है, भारत का ऐसा कौन सा मौसम है जो सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। कौन सा ऐसा मौसम है जो सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है। हालांकि इसमें ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो गए, ऑप्शंस इसमें गलत हो गए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बर्चन। एक मौसम है, 2021 में प्रश्न आया था, ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ था बर्चन, है ना। यहाँ बसंत की, यहाँ वर्षा की जगह बर्चन दिया था। वसंत तो था ही, शरद ऋतु तो थी, ग्रीष्म ऋतु तो होती है, लेकिन वर्चन ऋतु भारत में नहीं होती। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। और अब हम आगे कोशिश करेंगे कि ऑप्शन में मिस्टेक्स ना हो, ठीक। चलिए 33 प्रश्न नंबर देखिए, ये ज्योग्राफी से है, काफ़ी बढ़िया। कि पृथ्वी में कार्बन और कोबाल्ट और पोटेशियम जैसे तत्व के रूप में कौन सा प्रतिशत पाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि कार्बोनेट, पेट्रोलियम और इन सब के रूप में कौन सा कार्बन का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। बेसिकली इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वातावरण में CO2, इसका जो विलन है वो कितना है, वो कितना विलय करता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 0.02% कार्बन। CO2 भी नहीं होगा, कार्बन, सी, ठीक है। कार्बन, कार्बन की मौजूदगी वातावरण में कितनी होगी? आप बता दोगे 0.2%, 0.02%। 34 देखिए, 34 कह रहा, इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निकास होता है? यानी कि जब भूकंप आता है तो जहां से ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे कई बार पूछता है, उसको बोलते हैं अवकेंद्र। अवकेंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, अवकेंद्र। ये प्रश्न 2017 में आया था। चलिए 35वां देखिए, इसमें हिंदी को भी जोड़ दिया। 35वां एक हिंदी भी पूछा कि आधुनिक हिंदी के जनक किसको बोलते हैं? ये आप ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको बोलते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र 2021 में आया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 2021 में आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र 2021 में यह प्रश्न आया, ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या था? ध्यान देना, ये इकोनॉमी की एक योजना से प्रश्न जरूर आता है। इस बार हम आपको डेडिकेट बता रहा हूँ, 2026 में आप मनरेगा, जिसका अभी नाम चेंज किया गया है, मनरेगा, है ना, मनरेगा, मनरेगा, इसको पढ़ के जाना, इससे 100% प्रश्न आएगा, ध्यान से पढ़ के जाना। इसमें पूछा राष्ट्रीय कृषि विकास आयोग का उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा 1 से 19 बच्चों के पोषण देना, यानी कि जो बच्चे 1 से लेकर के 19 वर्ष तक के हैं उनको न्यूट्रिशन देगा, उनको पोषण देना, यही उसका उद्देश्य था। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक वाट क्या होता है? ये फिजिक्स से आया है कि एक वाट क्या होता है, ये आपसे पूछा है। एक वाट क्या होता है? एक वाट, एक वाट क्या होता है? ये 37वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए कि एक वाट क्या होता है, ठीक है। और इसका प्रश्न का जवाब आप ही देंगे कि एक वाट क्या होता है, बताइए एक वाट क्या होता है, इसका जवाब आप दे दीजिए।
38 मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है। एक पेपर में 2 बार फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है। अभी आपने देखा एक फुल फॉर्म पूछा था, अब दोबारा फिर से पूछ रहा है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में IaaS का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके के फुल फॉर्म भी आप पढ़ के जाना। 38 क्वेश्चंस हमने इस बार लिए, 2 क्वेश्चंस हमसे छूट गए टाइपिंग मिस्टेक को चलते। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। आज मेरे बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जो मैं काफ़ी रात को जागता रहा, क्योंकि मैं भी कंटेंट बनाना, पढ़ाई करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी आज ज़्यादा अच्छा तरीके से फोकस तरीके से बोल नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, कल से हम बेहतर तरीके से क्लास करेंगे, विदाउट एनी टाइपिंग मिस्टेक, विदाउट एनी लैंग्वेज मिस्टेक, सारी प्रॉपर बिंदास तरीके से। डेली शाम को 6 से 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। यूपीएसआई जैसे ख़त्म होगा, यूपीएसआई चूँकि 14-15 डेट आ ही चुकी है, तो जैसे यूपीएसआई ख़त्म होगा हम यूपी जो कांस्टेबल का है ना, इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से जीएस कराएंगे, कंप्लीट जीएस, सारी की सारी प्लेलिस्ट मिलेगी और हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, रिवीजन का वक्त है, रिवीजन कर लीजिए। अब टेस्ट सीरीज बंद कर दीजिए, बस डेलिया जितना देना था, अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन मान लेना। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लाइए और 14-15 तारीख को बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।